सो हे गाइस, वेलकम बैक। मैं रोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए चैप्टर के आगाज में। जैसा कि ये नाम आप सभी को दिख रहा है, टेंस। इसको हम लोग चैप्टर नहीं, इसको महा चैप्टर के जैसे काउंट करते हैं। हाँ, ये सच है कि इसके बिना आपको इंग्लिश में इनकम्प्लीट सा फील होगा। बचपन से आज तक अगर सबसे ज़्यादा कोई चैप्टर आपके कानों में गया है तो वो है टेंस। इतना बार पढ़ लिया है फिर भी कभी वो कॉन्फिडेंस दिमाग में नहीं आ पाया कि सर यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं ये। आखिर ऐसा है क्या इसमें? तो आइए फिर से एक बार दोहराते हैं इस चैप्टर को, लेकिन इस बार ये समझ के पढ़ेंगे कि ये आखिरी बार है, इसके बाद मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बस मैं रिवीजन पे रहूंगा इसके। हर बार इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें आपके पास आती है जो लगता है सर ये तो मैंने कभी छुआ भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। तो आखिर ये हर बार नयापन आता कैसे? क्योंकि आपने इसको कंप्लीट पढ़ा नहीं है। तो आइए इस महा चैप्टर का आगाज करते हैं। आपके स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ग्रामेटिकल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई भी एग्जाम फेस कर रहे हो, बैंक या एसएससी, उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी चैप्टर का इम्पैक्ट है तो वो है टेंस। हाँ, ये सच है कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ना देखने को मिले, लेकिन हाँ, जो भी चैप्टर है वो अपना क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन वो बनाने से पहले टेंस का फॉर्मेशन जरूर चेक करेगा। तो टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए आप हमेशा अपने आप को एक्साइटमेंट देखते हो कि भाई मेरे अंदर एक्साइटमेंट आ रहा है पढ़ने को। तो आइए आगाज करते हैं इस बेहतरीन चैप्टर का। मैं हमेशा बोलूँगा, अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ पाते हो तो ये बहुत बड़ा खामी है आपके लिए। एक दिन में 12 घंटा पढ़ना और अगले 7 दिन तक रेस्ट करना, ये आपके एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा। तो आप इसी 12 घंटे को क्यों ना एक एक दिन डेली बांट लिया जाए। टच में रहो, अनजान जैसा नहीं। हमेशा एक होता है ना कि मीन्स मेरा फैमिलियर टॉपिक है, ऐसा फील होगा। तो टच में रहो टेंस के, ये हमेशा आपको ऐसा फीलिंग देगा, एक ऐसा कॉन्फिडेंस कि यस सर इंग्लिश में स्कोर मैं कर सकता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन का एक बहुत बड़ा दिमाग में आपका पजल्ड है कि सर मेरे से ना इंग्लिश यहाँ तक आता है, उसके बाद समझ में नहीं आता है, फिर यहाँ गला में कुछ हड्डी बन के लटक जाता है, यहाँ मुंह में नहीं आ पाता। आप बोलते हो तो समझ जाते हैं, मैं जब बोलने जाता हूँ तो मेरे दिमाग में ही फंस जाता है। तो आखिर ये होता क्यों? इसके पीछे का रीज़न है कि आपको इसका प्लेसमेंट नहीं पता, आपके कुछ वर्ड्स की कमियां हैं जो आप फ्रेम नहीं कर पाते। तो ग्रामेटिकल चैप्टर्स में टेंस का इम्पैक्ट इतना है ना बाबू, कि अगर आप टेंस पढ़ना चाहते हो तो इतना याद रखना कि इसके क्वेश्चंस, वो जो बचपन में गुरुजी पढ़ाते थे ना आपके होम ट्यूटर स्कूल में कि बेटा ट्रांसलेशन करो, अरे भाई वो सच है। लेकिन हाँ, अब मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज आप जिंदगी के उस पड़ाव पे हो जहाँ पे एक एस्पिरेंट कहला रहे हो आप लोग, और यहाँ से आप जॉब की तैयारी कर रहे हो। तो अब एग्जाम निकले, क्वेश्चन उस लायक कम से कम पढ़ना समझना मुझे आ जाए। तो आइए यही सारी चीज़ों को मैं सिखाऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक्स, ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो आपने कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि सर ये भी हो सकता है क्या। ठीक है, चलिए। तो हो सकता है टेंस को टच कर पाए या नहीं, क्योंकि मैं फ्रैक्शंस में वीडियोस बनाता हूँ, एक बार में दे दूंगा, दिमाग का होच पोच हो जाने हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा आपका दिमाग। तो अनपढ़ चीज़ें क्या होती है आप सभी को पता है, पेट खराब हो जाएगा, दिमाग में कुछ रहेगा नहीं। आइए आगाज करते हैं बाबू। ये एज इट इज़ यहाँ पर लिख रखा है, देख रहे हो, पार्ट 1। इसके मल्टीपल पार्ट्स आने वाले हैं, तो आप लोग एंजॉय करो इस सेक्शन को, और दिखाता हूँ मैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस, किस किस तरीके के रूल्स यहाँ पे आने हैं। चलो, तो आशा करता हूं कि आप पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे, और आइए स्टार्ट करते हैं इसके ग्रामेटिकल रूल्स को पढ़ना। एक से बढ़ के एक रूल्स है, ठीक है, एक से बढ़ के एक रूल्स, बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा। ले लो पेन पेपर, आइए आगाज करते हैं बाबू, क्या है हमारे बकेट में। तो ये दिख रहा है आप सभी को, ये हो आप, ठीक है, ये आशा की किरण हम लोग जलाएंगे, ठीक है। तो आइए आगाज करते हैं। चैप्टर का नाम है टेंस। सर ये अंधेरा में ही क्यों आपने स्कोर दिया और लाइट ही क्यों लगाया? तो इसके पीछे भी रीजन है। आपने क्या सुना है पता है कि टेंस का मतलब होता है काल, समय और काल। तो आइए बाबू, हम लोग इसी चीज को लाइट अप करते हैं कि समय और काल जो पढ़ा था, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। तो हम लोग किस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स, यही हम लोग देखेंगे। अगर मैं बोलूँ ये पूरा चैप्टर वर्ब के आसपास गुजरेगा तो गलत कहना नहीं होगा मेरा। तो बिफोर वी गो फर्दर, मैं कुछ चीज जो है मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने भी टेंस का सबसे ज्यादा नाम सुना होगा,
चाहे क्लासेस में या होम ट्यूटर हो। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 4 और 3 और समवेयर अराउंड क्लास 5 के बिलो में जब था, तो जब होम ट्यूटर आते थे या ऊपर के क्लासेस में भी था, तो होम ट्यूटर जब आता था तो कॉपी का बीच वाला पेज बोलता था बेटा फाड़ो, और सारे टेंस का जो रूल होता था 12 रूल्स अलग अलग कैटेगरी के लिखवाता था और चिपकाने बोलता था। चाहे जहाँ पढ़ते हो खुद, या अगर मैं ट्यूशन जा रहा हूँ कोचिंग, तो उसके बोर्ड के बगल में चिपकाया होता था ट्रांसलेशन सिखाने के लिए। ये पहली बात है। कुछ और बातें होती थी कि क्लास में ट्रांसलेशन की कंपटीशन होती थी, आप सब ये बहुत सारे रेस में लगते थे, कुछ लोग पहले सबमिट करते, कुछ लोग बाद में सबमिट करते। हाँ ये सच है, हम लोग लास्ट वाले थे, लास्ट में सबमिट करते थे कॉपी को, क्योंकि ट्रांसलेशन वो थाते थी, वो रहा है रही है, बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होता था। मैं उस अंदाज से नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि ता ते ती था थे थी, डांस नहीं करना है यहाँ पे। वी आर हेयर टू सॉल्व द क्वेश्चंस, कि कैसे प्रॉब्लम समझ में आए और क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। ओके बाबू, तो चलिए आगाज करें। ये इस अंधेरे में लाइटअप जो अभी हम लोग करने वाले हैं, ये टेंस का अंधेरा है, और ये आप लोग हो, आप लोग का दिमाग है। सर इतना चमकीला तो मेरा दिमाग नहीं है, चमकाओ उसको, ठीक है, जितना घिसोगे उतना चमकेगा। क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब यहाँ पे है। 4 पॉइंट नहीं 5 पॉइंट में बताऊंगा। 5वां पॉइंट अगले स्लाइड पे है, देखो यहाँ पे कंटेंट बाबू। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहला सेक्शन है आपका वर्ब देखेंगे हम लोग। दूसरा सेक्शन है सब्जेक्ट एंड इट्स अग्रीमेंट। तीसरा सेक्शन है टेंस एंड इट्स टाइप्स। और चौथा ऑप्शन जो इसके अंदर है वो है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है, और हम लोगों ने कभी इसके बारे में तो सुना नहीं। सो गाइज, कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा पार्ट है जिसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में भर भर के आते हैं, और कई सारे टीचर्स यूट्यूब पे या कहीं पर भी आपको ये अलग से पढ़ाते हैं। तो मैं ये अलग से नहीं चाहता बताना, मैं आपको टेंस में ही ये कनेक्ट करके बता दूंगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं और कैसे इसको आप कनेक्ट कर पाते हो किसी दूसरे चीजों के साथ, ठीक है, जिसको हम लोग अनफुलफिल्ड डिजायर भी बोलते हैं, या अनफुलफिलमेंट डिजायरमेंट के साथ साथ हम लोग अनरियल इवेंट्स भी इसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे इसको बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन है जो कंटेंट में हम लोग देखने वाले हैं, जो मैं अभी बताऊंगा टेंस को लेकर के। ओके, तो आई होप कि आपको ब्रीफ समझ में आ रहा है कि टेंस में क्या क्या पढ़ने। ये महा चैप्टर है भाई, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपके ग्रामर के अंदर। ओके ना, ये रहा आपका 5वां पॉइंट जो आपको बताने वाला हूं कि टाइमलाइन क्वेश्चंस फ्रॉम 2020 टू 2024 कि 2020 से लेकर के 2024 तक जितने भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उन सारे टाइमलाइन क्वेश्चंस को मैं विद एग्जांपल मींस हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे कि सर आप जो बता रहे हो क्या लिटरली वो सारी चीजें मैच कर पाती कि नहीं, वो मैं क्वेश्चंस के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा बस आपसे सिफारिश है कि आप क्वेश्चंस अभी नहीं, अभी कुछ देर तक दिमाग को डेवलप कर लो कि टेंस को लेकर के। तो अभी डिमांड मत करना से मेरे को क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है, टेंशन ना लो। जैसे टेंस में जाऊंगा मैं रिलेट करके दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस इसमें आया था बाबू, और इस तरीके के इसके आंसर्स पॉसिबल थे उस वक्त कर पाना। फिर मैं आपको अलग से 100-150 क्वेश्चन कराऊंगा टेंस को, क्योंकि टेंस कोई छोटा मोटा चैप्टर तो है नहीं, इसके क्वेश्चंस भर भर के आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके चलो, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कुछ 5 पॉइंट थे जो मैंने बता दिया, 4 पॉइंट पहले, 5वां है कि हम लोग टाइमलाइन क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम 2020 से लेकर के 2024 तक। तो ये कुछ प्रीफेस था जो मुझे आपको बताना चाहिए था, तो मैंने आप सभी को बता दिया बाबू। अब बारी है इसके अंदर पढ़ने की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आ रहा है जो मैं आपके सामने बोल देता हूँ। एक मूवी था 3 इडियट, उसमें आमिर खान एक लाइन बोलता है कि जब कभी कुछ नया सीखो ना, अपना सबकॉन्शियस माइंड को ये आदेश दो कि कुछ जा रहा है भाई, तो ये डेवलप्ड हो जाए। हम लोग ना लेथार्जिक पे रहते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक जो है प्रोएक्टिव तरीके से अडेप्ट करो। बोलते हैं ना खतरे की निशानी जब होता है पूरा बॉडी का एक एक टिश्यूज काम करता है, बस यही एहसास करो कि टेंस आज पढ़ने वाले एक एक टिश्यूज मेरे बॉडी का काम करना चाहिए। ओके चलिए आगाज करते हैं। मैं क्यों इतना हाइप क्रिएट कर रहा हूँ वो तो आपको पता चल ही जाएगा जब टेंस पढ़ोगे, क्योंकि ये इसका टेंस नाम है, बट मुझे समझ में आया था, एक बच्चे ने बोला था सर टेंस बराबर टेंशन, टेंस बराबर टेंशन। तो ये कई हद तक चीजें सही है, जो नहीं पढ़ता उसके लिए टेंशन है, पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आए उसके लिए भी टेंशन है, तो जो रिवीजन पे करता है उसी के लिए टेंस है, उसके क्वेश्चन स्कोरिंग सब जो है वो बढ़ता हुआ बनता हुआ दिखेगा। आइए बाबू स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से, और ये रहा वर्ब। वर्ब क्या है, कैसे इसको पढ़ा जाता है,
उस सारी बातों को अभी मैं आपके साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। ठीक है, आओ दिखाता हूं कि किस किस तरीके से इसके अंदर के क्वेश्चंस आप अच्छे से बना सकते हो और पढ़ सकते हो। तो आइए, देखना चाहोगे? दिखाता हूं। देखो, तो आपके पास है वर्ब। हालांकि ये मैंने पहले भी बताया है, वर्ब का इसको ट्री बोलते हैं, इसको वर्ब ट्री बोलते हैं। अब वर्ब ट्री है, आई गेस ये सारा चीज आपके सामने विजिबल होगा। मैं इसी में 10 मिनट दूंगा बिकॉज ये बहुत ही रेलेवेंट पार्ट है। ध्यान से इस चीज को देखना। जब मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था उसी वक्त मैंने बोला था बच्चे वर्ब ट्री बना लो और कहीं पे चिपका दो। इतना डेप्थ चीजें बताता हूं, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलिवेंट है। ठीक है, वरना इतना जनरली आपको मिलेगा कहीं नहीं जितना मैं दे देता हूं आप सभी को। ठीक है, अब आओ दिखाता हूं क्या है। वर्ब बेसिकली हम लोग बोलते हैं एक्शन ट्री को, मीन्स एक्शन वर्ड को। किसको बोलते हैं बच्चे? एक्शन वर्ड्स को। वर्ब किसको बोलते हैं? एक्शन वर्ड को। अभी हम लोग देखने वाले हैं वर्ब ट्री को। अब ये वर्ब ट्री क्या है? तो भाई आपने वंशावली समझा अपने खानदान का, कि दादा के दादा का नाम, फिर दादा का नाम, फिर दादा मतलब हमारे दादाजी के बेटे, आई मीन हमारे पिताजी का नाम, फिर मेरे बड़े भाई का नाम, बगल में मैं, ऐसे करके एक फैमिली ट्री बनता है। तो उसी तरीके से वर्ब का भी एक ट्री है। चलो दिखाता हूँ क्या बाबू, ध्यान पूर्वक देखना क्या है। तो इसको एक्शन वर्ड बोलते हैं, वर्ब ट्री है ये पढ़ना। बेसिकली इट हैज़ 2 टाइप। वर्ब के 2 किस्म होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वर्ब के 2 किस्म हो गए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद इसमें जो आपको काम करता हुआ दिखेगा वो ये है कि वर्ब जो है बेसिकली ये जो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो मेन वर्ब है, इनको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। मैंने बोला वर्ब के 2 टाइप होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। और बाकी क्या होता है ना कि आप इस वर्ब को भी क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। देखो बाबू कैसे, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं एडजस्ट कर देता हूँ स्क्रीन को, थोड़ा अच्छा से दिख जाएगा। देखो तो क्या है बच्चे कि वर्ब के 2 किस्म होते हैं सर, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब और एक हो गया आपका मेन वर्ब। अब मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहला कैटेगरी है बाबू ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मॉडल वर्ब। अगर कोई आपसे नंबर पूछ दे तो कि बेटा हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती, गूगल करके देख लो कितना बताता है। तो गूगल पे 23 बताएगा, हेल्पिंग वर्ब की संख्या 23 बताता है। लेकिन वो अमेरिकन एंशंट पे है और यू नो वेरी वेल हम लोग फॉलो करते हैं यूके इंग्लिश को, ब्रिटिश इंग्लिश को। तो ब्रिटिश इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की संख्या अगर कोई पूछेगा बेटे तो बता देना हेल्पिंग वर्ब की संख्या होती है 24। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24। अच्छा सर गूगल में तो 23 बताता है, 23। सो हाउ कैन यू से कि इट्स नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज 24? व्हाट इज द प्रूफ? क्या प्रूफ का है इसका कि आप इसको 24 बताते हो? तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे आप इसको प्रूव कर सकते हो। सो आई विल टेल यू वन थिंग जहाँ से ये सारी चीज़ें आपको साबित हो जाएंगी। ठीक है बाबू, देखो गूगल एक्चुअली अमेरिकन कंपनी है और अमेरिकन इंग्लिश उसमें कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट रखा गया है। जब भी वर्ब सर्च करो 23 दिखाता है, उसमें एक जो है वो गायब कर दिया गया है जिसका नाम है यूज्ड टू। यूज टू भी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आता है, मॉडल्स के अंदर। आइए ना मैं सब बताता हूँ, साफ साफ यहाँ मैंने लिख रखा है, देखो क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब के 2 कैटेगरी होते हैं, एक हो गया ऑक्सिलरी। अच्छा ऑक्सिलरी को ना, ऑक्सिलरी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सिलरी को हम लोग प्राइमरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स। अब बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में 2 किस्म के वर्ड हैं। देखो क्या क्या आपके पास ऑक्सिलरी में 3 किस्म के अलग अलग कैटेगरी है। ऑक्सिलरी में 3 किस्म के अलग अलग कैटेगरी है। 24 में से अगर ऑक्सिलरी पूछेगा तो ऑक्सिलरी की संख्या होती है 11। 24 होता है हेल्पिंग वर्ब जिसमें से 11 होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 24 होता है, ऑक्सिलरी वर्ब 11 होता है। हेल्पिंग वर्ब 24 होता है, ऑक्सिलरी वर्ब उसमें से 11 होता है। कौन कौन से बाबू? तो ध्यान से देखना। सबसे पहला है बी फॉर्म्स। सबसे पहला है बी फॉर्म्स। बी फॉर्म्स के 5 हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। ये 5 हो गए बी फॉर्म्स के। फिर है हैव फैमिली।
हैव में होता है हैज़, हैव और हैड, ये 3 हो गया। फिर है डू फैमिली, जिसमें से होता है डज, डू, डिड, ये 3 होता है। तो काउंट करोगे तो यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3, कुल मिलाकर के होता है 8 ऑक्सिलरी, इधर 8 और 3 11, कुल मिला के ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है 11। तो मतलब अगर कोई आपसे पूछे बच्चे कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है, तो बोलना 24, जिसमें से 11 है ऑक्सिलरी, और कौन कौन से ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके बच्चे, नाउ दूसरा सेक्शन जो इसके अंदर आता है उसका नाम है मॉडल वर्ब्स। दूसरा सेक्शन जो आता है इसके अंदर वो है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स यहाँ पे क्या क्या है, ध्यान से इस चीज को देखिएगा। देखो मॉडल वर्ब्स कुल मिला के लिखा गया है 13। क्या क्या, कैन का हो गया कुड, मे का हो गया माइट, विल का हो गया वुड, शैल का हो गया शुड, उसके बाद है नीड, यहाँ तक देखो, यहाँ तक हो गया 8, नीड 9, डेयर 10, मस्ट 11 और आउट 2, यही तक गूगल में देता है। तो इधर हो गया 11, इधर हो गया आपका 13 में से 11 और 1 12 हो गया। यूज्ड टू जो है वो आपके गूगल में शो नहीं करता, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में यूज्ड टू भी मॉडल वर्ब्स होता है। तो कुल मिलाकर के अगर आपको आपसे पूछे कि मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है, तो बोलना 13, ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है 11, और हेल्पिंग वर्ब की अब टोटल संख्या बन जाएगी 24। तो अब ये 13 में से क्या क्या होता है, तो यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखा है, अच्छे से इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है बंधु, अब इसमें से कुछ बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, जो मैं बताता हूं। देखो बच्चे, ऑक्सिलरी वर्ब का वेटेज सबसे ज्यादा आपको टेंस में दिखेगा। इसी वास्ते टेंस फ्रेम करने के लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब का सहारा लेना पड़ेगा। सर मॉडल वर्ब का यूज नहीं होता क्या टेंस में? ना के बराबर। अगर विल और शैल को हटा दिया जाए तो अपने मन से कोई भी मॉडल वर्ब्स वहां नहीं आएगा। मॉडल वर्ब्स आपको बहुत ही रेयर केस में यूज होता हुआ दिख जाएगा। जब कोई स्पेशल केस क्रिएट करो, जैसे परमिशन मांगना, पॉसिबिलिटी दिखाना, ऑफर देना, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, ड्यूटी दिखाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना, उस परिस्थिति में आपको मॉडल वर्ब का यूज करना होता है। लेकिन टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेयर चांसेस बनते हैं जहां पर आप मॉडल वर्ब का यूज कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए टेंस में अगर सबसे ज्यादा यूज होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब का होता है। लेकिन बच्चे अब ये वर्ब तो ये भी है, कुछ तो काम होगा, बहुत सारे काम हैं, जिसमें से मैं 2 वर्ब को बाहर निकालूंगा, नीड और डेयर। नीड और डेयर, इस चीज को याद रखना। देखो एक्चुअली में इज एम आर टेंस कहलाता है। पता है क्यों टेंस कहलाता कैसे है? जब भी किसी वर्ब का, जब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, इसको ना पेन पेपर लेके लिखते जाइएगा। देखो लिखा तो मैंने इतना ही बड़ा चार्ट में, लेकिन आप नीचे भी कुछ पॉइंट्स पे लिख सकते हो अगर कुछ मेरे लेक्चर में भी इंपॉर्टेंट लगे तो। बच्चे जब कभी भी याद रखेगा इस चीज को, जब कभी भी V1 से V5, वर्ब 1 से लेकर के वर्ब 5 तक जिस वर्ब्स का सेग्रीगेशन इजिली हो जाता है, इजिली इन द सेंस कि आप उसका V1 से V5 सेग्रीगेट कर सकते हो, जनरली उसको ही हम लोग टेंस के कैटेगरी में आने देते हैं। और जिस भी वर्ब्स का V1 से V5 इजिली सेग्रीगेशन नहीं होता, उसको हम लोग टेंस में बहुत ही रेयरली यूज होता हुआ देखते हैं। अब जिसका सबसे ज्यादा यूज होगा भाई, वैल्यू भी तो उसी का होगा। मॉडल्स का यूज बहुत ना के बराबर है, लेकिन मॉडल्स के अंदर 2 ऐसे वर्ब हैं जो V1 से V5 तक बैठ सकते हैं। पता है क्या? मॉडल्स के अंदर 2 ऐसे वर्ब हैं जो V1 से V5 तक बैठ सकते हैं। पता है क्या? तो उनका नाम है नीड और डेयर। हाँ, ये वही डेयर है जो लड़कियां बोलती है हाउ डेयर यू। तो डेयर और नीड को आप V1 से V5 तक ले जा सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। तो जिसका V1 से V5 पॉसिबल हो उसे ही तो टेंस कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलो बाबू, तो आइए इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है मैंने। लिख लीजिएगा आपको कि नीड और डेयर को हम लोग टेंस बोल सकते हैं। नीड और डेयर को हम लोग टेंस बोल सकते हैं। ओके बच्चे, तो आई गेस यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर हाँ तो चलिए थोड़ा सा एक स्लाइड उधर चलते हैं,
इधर नाम है मेन वर्ब्स, क्योंकि आप सभी को पता है काम तो हमारा मेन वर्ब से ही है, बिना मेन वर्ब का सेंटेंस तो फ्रेम हो ही नहीं सकता। हेल्पिंग वर्ब का सेग्रीगेशन तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मेन वर्ब्स तो सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि मेन तो मेन है, हेल्पिंग तो हेल्पिंग में। चलो तो बाबू पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेन वर्ब्स को भी दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मेन वर्ब को भी दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला कैटेगरी होता है फाइनाइट वर्ब्स, और दूसरा कैटेगरी जो इसके अंदर होता है उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये इसके अंदर दो वर्ब्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट वर्ब्स के भी दो कैटेगरी होता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। नॉन फाइनाइट के तीन कैटेगरी होते हैं बच्चे, इन्फिनेटिव्स, जेरंड, पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव्स, जेरंड और पार्टिसिपल्स ये नॉन फाइनाइट के कैटेगरी होते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे मेन वर्ब्स में कितने कैटेगरी है, तो बोलना दो, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। और फाइनाइट के हिस्से होते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और नॉन फाइनाइट के हिस्से होते हैं इन्फिनेटिव्स, जेरंड और पार्टिसिपल्स। यहां तक डन। अब मुद्दे की बात ये करता हूं मैं कि बच्चे जरा मुझे बता पाओगे कि इन दोनों में से, जैसे कि इन दोनों में से ऑक्सिलरी को टेंस कहना गलत नहीं होगा, उसी तरीके से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में टेंस कहना किसको ज़्यादा उचित होगा, तो ये भी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो बाबू याद रखना कि मेन वर्ब्स में फाइनाइट वर्ब्स को ही टेंस बोला जाता है, फाइनाइट वर्ब्स को ही क्या बोला जाता है बच्चे, टेंस बोला जाता है। और इसके पीछे का रीज़न मैं बता चुका हूँ कि जिस वर्ब्स का V1 से V5 मुमकिन हो उसे ही हम लोग टेंस के कैटेगरी में आने देते हैं। देखो यूज़ तो हर जगह पे कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन एक वेटेज होता है ना किसका सबसे ज़्यादा, तो V1 से V5 तक वाले वर्ब्स को ही टेंस में हम लोग एक रिलायबल टेंस या फिर एक उचित टेंस मानते हैं हम लोग। दिखाऊंगा मैं जब चैप्टर अंदर जाएंगे, हम लोग बहुत सारी बातें आपको सीखना पड़ेगा। सर तो क्या है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं होते, देखो बच्चा इनका नाम तो अलग है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, काम भव का नहीं होता। अगर वर्ब का काम ये करते तब तो फिर ये ठीक था, नाम भले वर्ब है, काम इसका वर्ब नहीं है। जैसे ये बात तो वही होगी अगर किसी का नाम वीर बहादुर है लेकिन भाई वो एक मच्छर मारने से भी डर जाए, वही परिस्थिति इसका यहीं पर है कि नहीं। नाम तो है पर्वत सिंह, हिमालय सिंह, लेकिन भाई उसका हिम्मत एक छोटे से मच्छर के बराबर है। तो वही बात यहाँ पर है, नाम तो इसका वर्ब है, काम वर्ब का नहीं है। वर्ब एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन इनका काम जो है वो दूसरे किस्म से बड़ा है, एक्शन वर्ड में बड़ा नहीं है। तो भाई इस चार्ट को लाइटली मत लेना। अभी पिछले 10 मिनट से मैं आपको लेक्चर से समझा रहा हूँ कि बाबू वर्ब जो है ये यही सारा चीज़ है, अब आपको पढ़ना है। सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। एक चीज़ जो मैंने छोड़ा बच्चे वो है कि सर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव ये सब क्या होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव ये सब, ये इनका कोई फॉर्मूला जरा बता दो, और नॉन फाइनाइट जो है इसको क्यों छोड़ दिया सर ये भी तो बता दो। तो बाबू ये तीनों मैंने रखा है, जब मैं पढ़ाऊंगा नॉन फाइनाइट उस वक्त बताऊंगा, अभी बताना उचित नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जिनको नहीं पता भी उनको बता के मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये तीनों का एक अलग चैप्टर मैंने बनाया है नॉन फाइनाइट करके, उस वक्त बताऊंगा। चलो बाबू थोड़ा सा जो मुझे आपसे जानना चाहिए कि ट्रांजिटिव का फॉर्मूला क्या होता है और इंट्रांजिटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान पूर्वक इस बात को सीखिएगा और समझिएगा। ट्रांजिटिव का फॉर्मूला होता है जिसमें तीनों चीज़ हो, कौन कौन सा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें तीनों चीज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अरे भाई ये क्यों गिर रहा है मेरे से, लेकिन अगर किसी पास सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही रहे, ऑब्जेक्ट ना रहे, फुल स्टॉप लग जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाइएगा, और जब इनट्रांजिटिव वर्ब हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगेगा। अब ये इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैंने आपको बता रखा है, जाके प्रोनाउन देखो। प्रोनाउन में मैंने बताया था जब इसका रूल हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ देखा था। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक था बाबू आपका वर्ब से रिलेटेड सारा कुछ। एक बार मैं हट जाता हूँ, एक बार अच्छे से इसको देख लो कि आखिर वर्ब्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी अगले स्लाइड में, ठीक है। तो आई होप ये बातें समझ में आ गई आप सभी को। अरे भाई ये क्यों हट गया यार। थोड़ा सा रुक जाओ, देखो क्या हुआ। तो हम लोग थे वर्ब के लिस्ट में, ये बातें खत्म हो चुकी हैं। आइए चलते हैं अगले स्लाइड में। ये एक ऐसा बात मैं बताने जा रहा हूं कि शायद इससे पहले आपने ना सुना हो और ना कभी इमेजिन किया हो। क्या पॉइंट है, ध्यान से सुनना। आपने V1 से V5 सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का सुना है। जैसे बच्चे अगर मैं बोलूँ ना, अगर मैं बोलूँ कि गो हो गया V1, तो इसका V2 क्या हो जाएगा सर, इसका V2 वेंट हो जाएगा। इसका V3 क्या हो जाएगा, गोन। इसका V4 क्या हो जाएगा, गोइंग। इसका V5 क्या हो जाएगा, गोज। बस वी नो दैट, वी नो ओनली कि सर हम लोग को क्या पता है कि मेन वर्ब का V1 से V5 हो सकता है। क्या हो कि अगर मैं बताऊं कि आप हेल्पिंग वर्ब का भी V1 से V5 कर सकते हो। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब में दो होते हैं, मॉडल और ऑक्सिलरी। मैं ऑक्सिलरी वर्ब की बात बोल रहा हूं। मॉडल वर्ब का V1 से V5 पॉसिबल नहीं है सिवाय नीड और डेयर के। मैं बता करके अभी दिखा दूंगा लिख करके। तो अगर हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी को मैं बोलूँ बच्चे V1 से V5 हो सकता है, तो आपको सरप्राइज लगेगा, सर मैंने V5 तक सीखा है सिर्फ वर्ब का, मेन वर्ब का, आप हेल्पिंग वर्ब का बता रहे हो, ये समथिंग न्यू है मेरे लिए। तो आइए इस नए चीज को मैं सिखाता हूं। और नया सिर्फ देखने सुनने में है भाई, अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा यस सर ये तो मैं पढ़ चुका था। देखो, तो सबसे पहले जो बातें आपको, वो चार्ट मत देखना, ठीक है। अभी इस चार्ट को देखोगे तो समझ नहीं आएगा कुछ, मैं जो बताते जाऊंगा धीरे धीरे उसी को देखना। सबसे पहले दो बॉक्स बना करके इस चीज को आप अच्छे से लिख लो बच्चे, V1 और V5 के बारे में। V1 और V5 के बारे में बच्चे याद रखना कि V1 जो होता है ये प्लूरल होता है, ये मैंने नाउन के क्लास में सिखाया था। और V5 जो होता है ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसको V5 देना, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ V1 लगाना। ये बातें हो गई। अब कुछ बातें मैंने, अभी कुछ भी मत एक्स्ट्रा देखना, जो बातें बता रहा हूँ बस उतना ही देखना। वर्ब के कुछ 5 हिस्सों में बांटा गया है। वर्ब जो है ये 5 अलग अलग कैटेगरी में सेग्रीगेट किया गया है, ये तो पता होगा आपको, जिसमें से वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 बोला जाता है। याद रखना बच्चे, V1 जो होता है ये प्लूरल होता है, उल्टा काम करता है, और V5 मेरा सिंगुलर होता है। क्लियर हो गया। और इसमें कौन सी बातें याद रखनी है, तो आप सभी को मैं वर्ब सेग्रीगेशन सिखाऊंगा। सबसे पहले होता है बी फैमिली। सबसे पहले कौन सा फैमिली होता है बाबू, सबसे पहले होता है बी फैमिली। बी फैमिली में आप सभी को पता है कि बी फैमिली में हम लोग क्या क्या देखते हैं, इज देखते हैं, एम देखते हैं, आर देखते हैं, वॉज हो गया और वर हो गया। अब आपके जहन में जा रहा होगा सर इसमें से जो प्लूरल है वो V1 को दे देते हैं और इसमें से जो सिंगुलर है वो V5 को दे देते हैं, तो क्या मेरा सेंटेंस बन जाएगा। चलो आप ही के कहे अनुसार, V1 में प्लूरल तो R तो प्लूरल है दे दिया, V5 सिंगुलर तो इज और एम तो सिंगुलर है दे दिया। अच्छा सर वॉज भी तो सिंगुलर, तो फिर उधर क्यों नहीं गया। वर तो प्लूरल है, फिर यहाँ पे R के बगल में क्यों नहीं बैठा, ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है। तो ध्यान से सुनना बाबू, इज एम आर ये V1 से V5 तक बैठ तो जाते हैं, वॉज वर नहीं बैठता। इसके पीछे का रीजन है वॉज वर पास्ट टेंस है। वॉज वर कैसा टेंस है, पास्ट टेंस। अब मैं जब पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा इसमें ह्यूमर भी होता है। तो मैंने बताया भाई बी के 5 बच्चे हैं, 3 जिंदा है 2 मर गए हैं, और मरे हुए चीजों को पास्ट टेंस बोलते हैं। बी के 5 बच्चे, इज एम आर, वॉज वर, जिसमें से 3 जिंदा है इज एम आर, 2 मर गए हैं वॉज वर। तो मरा हुआ चीज क्या होता है, वो पास्ट टेंस होता है। और जो चीज मर गया उसमें ना ही सिंगुलर और ना ही प्लूरल यूज करते हैं। याद रखिएगा बच्चे, V2 इज योर उस मरा हुआ बच्चा का कैटेगरी। V2 जो होता है इसका कोई सिंगुलर, इसका कोई प्लूरल नहीं होता, और इसी में आपका बैठ जाएगा वॉज और वर। सही आंसर हो जाएगा आर, वॉज, वर। V3 हो जाएगा बिन, V4 हो जाएगा बिंग, और V5 हो जाएगा इज और एम। समझ आया क्या मैंने लिखा बाबू, कि आर का ये जो बी फैमिली था, ये बी फैमिली को मैंने पूरा यहाँ पर बैठा दिया, पूरा परिवार को ही लिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हैव फैमिली से। अब हैव फैमिली में क्या क्या था बच्चे, तो हैव फैमिली में मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अरे भाई मिट जाए यार,
देखो हैव फैमिली में क्या था कि जब कभी भी आपको हैव देखना है, हैव तो प्लूरल होता है, हैव के अंदर हैव भी होता है, तो ये यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। अब हैज़ सिंगुलर होता है तो ये यहाँ पे बैठ गया। V2 इसका हैड होता है, V3 इसका हैड होता है, V4 इसका हैविंग होता है। क्या आपने नहीं सुना था? सर हमेशा सुनता हूँ बट भूल जाता हूँ। तो आज पहली बार अगर नहीं, अगर जिस समय भी देखो, पहली बार भी देखो, याद करो भाई, इसके बाद कभी नहीं पढ़ना है। डू फैमिली, डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है, डिड V2 से भी शुरू done करेंगे V3 ना, और V4 लास्ट होता है। तक जाना है। जरा लास्ट ये आया अच्छा 11 थे ना, तो लास्ट पढ़ाओ, तो लास्ट दो को और अब डॉट इसमें कितना हो गया? स्क्वायर 5 लगाओ। 15। सर 4 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? देखो 4 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? 1 2 उसके बाद 3 4, ठीक है। और अच्छा नहीं, इसमें तो 2 चला गया ना, तो हमारे पास 10 ही था ना। हमारे पास क्या था? 11 में से 6 ना बचेगा हम लोग के पास, क्योंकि 2 उधर चला गया सिंगुलर में। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेरे लिए नया है। ये 6 क्या है मेरे लिए? नया है। तो सही आंसर क्या होगा मेरे पास? ये मैंने आपको लिख करके बता दिया। अब कुछ बातें मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखो, ये जिस तरह कुरुक्षेत्र एक युद्ध मैदान था ना, और अर्जुन पूरा सुसज्जित होकर के युद्ध में लड़ने गया था। अभिमन्यु बन के जाओगे बच्चे, फंस जाओगे एग्जाम में। इस एग्जाम के युद्ध मैदान में आपको पूरी तरीके से अर्जुन बन के उतरना पड़ेगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको वहां पे नुकसान ना पहुंचा सके। बिकॉज अभिमन्यु बनोगे, आधे युद्ध में कभी भी धाराशायी हो सकते हो। ऐसा नहीं कि अभिमन्यु बहादुर नहीं थे, लेकिन उसको पूर्ण ज्ञान नहीं था कि कैसे चक्रव्यूह को भेदा जाए। तो आप भी इस चक्रव्यूह में ना फंसो, इसीलिए आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो इस युद्ध मैदान में जाने से पहले मेरे पास सारे हथियार हों, उसका मैंने पूरा जुगाड़ किया है। देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, ये तो मैंने हेल्पिंग वर्ब का सेग्रीगेशन सिखा दिया, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखना है, ये जो डू डज डिड दिख रहा है, you know, even the toppers did the same mistake in many exams. Even I did the same mistake in many exams. कई सारे ऐसे एग्जाम्स रहे जहां मैंने सेम मिस्टेक्स किया है। टॉपर्स लोग भी करते हैं। तो ये बात याद रखना, डू डज डिड के साथ हमेशा V1 लगाना। डू डज डिड के साथ हमेशा V1 लगाना। अब इसके पीछे भी पर्पस है। क्या पर्पस है? ध्यान से देखना, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो बाबू देखो, अच्छा मैं इसको यहाँ भी बता देता हूँ, वहाँ भी बता दूंगा। बाबू आप सभी को पता है कि डू ऑलरेडी क्या है? V1 है। डिड ऑलरेडी क्या है? V2 है। डज ऑलरेडी क्या है? V5 है। तो आप सभी को पता है कि V1 और V5 ये प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। थोड़ा सा अब लेवल बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। उसके बाद V2 ये पास्ट टेंस को दिखाता है। लेवल थोड़ा बढ़ाना, अब हम लोग आगे जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखो क्या लिखा हो, V2 जो होता है पास्ट टेंस को दिखाता है। तो अब जो बातें आपको यहां से समझ में आ रही होंगी वो ये है बाबू कि जब कभी भी आपके पास, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी ये टाइम को दिखा देता है ना। V1 टाइम दिखा देता है, V2 टाइम दिखा देता है, V5 टाइम दिखा देता है। तो फिर अब इसके साथ एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बात और याद रखना, मैं सब मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ये जो V1 है ना बच्चे, इसको एक और नाम से जाना जाता है, बेस वर्ब। का आंसर होगा डॉट स्क्वायर डॉट डॉट। इसको बोलते हैं बेस वर्ब। 100 का आंसर होगा डॉट स्क्वायर डॉट डबल तो स्क्वायर। बेस वर्ब का कोई जात देन नहीं। डबल डॉट स्क्वायर डबल डॉट का आंसर होगा उसका कोई 135। जात नहीं है, क्योंकि V1 उसके बाद का आंसर होगा 70। डू डज डिड ही मुझे और ये बता लास्ट का देता है आंसर कि होगा डबल डॉट स्क्वायर स्क्वायर डॉट। डन, समझ Done गए। है। तो अगर कोई पूछे कि डू डज डिड के बाद V1 क्यों लगता है, कि तो इस चीज को ध्यान में रखना कि बाबू कि डू डज डिड ऑलरेडी ये क्या है? V1 है, V2 है और V5 है, जो कि समय को दिखा देता है। तो मुझे एक्स्ट्रा समय दिखाने के लिए कोई दूसरा वर्ब की अगला जरूरत टाइप नहीं बड़ा है, है, इसलिए मुझे किसकी जरूरत नेक्स्ट पड़ेगी? दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ और एक ये जो दे बेस रहे हैं ना, वर्ब ये की आपके जरूरत पास पड़ेगी। SBI में ये पूछा करता है। समझ में आ गया? और अगर समझ में आ गया तो चलते थोड़ा सा आगे, एक स्लाइड और बताऊंगा तो इंस्ट्रक्शन इसका खत्म हो जाएगा। हालांकि ये इंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। देखो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, तो ही होता है, सी होता है, इट होता है, वन होता है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? वी होता है, आई होता है, यू होता है, दी होता है। अब कोई आर्गूमेंट मत करना यार कि सर आई तो सिंगुलर है, यू तो सिंगुलर है। देखो हम सभी को पता है कि ये आई सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है,
तुम और तुम लोग, ये दो अलग अलग वर्ड है। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। आई सिर्फ सिंगुलर है, लेकिन क्या ये सिंगुलर होने का फर्ज निभाता है? ये बिना पेंदी का लोटा है। आई का कोई जात नहीं है, आई का कोई जात नहीं है। तो आई को अगर खुद से लिखना चाहो तो यहाँ से काट करके आई को खुद से लिख लूँ। आई वॉज भी लेता है, आई वर भी लेता है। आई तो ऐसे भी वन ही लेगा, आई हैव लेगा, आई डू लेगा, आई एम लेता है, आई आर भी लेता है। अब जो दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सताएंगी वो है, सर क्या आई वर के साथ लग सकता है, क्या आई आर के साथ लग सकता है? तो भाई समय ही बताएगा कि ये किसके साथ लगता है कि नहीं लगता। और कायदे से मैंने लिखा है तो लगता तो जरूर होगा, कुछ सोच समझ के ही मैंने बताया। अब आई के साथ आर बोल के देखो तो सर आई एम गोइंग टू मार्केट, आई आर गोइंग टू द मार्केट, इज दैट पॉसिबल टू से? दिस इज रेडिकुलस, इम्पॉसिबल। लेकिन सर आपने लिखा है तो फिर कहीं ना कहीं तो लगता होगा। बिल्कुल लगता है बच्चे, सीखोगे, समय धैर्य रखना, आप लोग भूल जाओगे लेकिन मुझे याद रहता है कहाँ पढ़ा है। इसको मैं क्वेश्चन टैगिंग में पढ़ाऊंगा, वर तो यही पढ़ोगे टेंस के अंदर, ठीक है? तो आर के साथ बस ये जो मैंने लिखा है ये क्या सोच के लिखा है समझना कि इन चारों के साथ आपको V5 यूज करना है, इनके साथ आपको हमेशा V1 यूज करना है। इस चीज को याद रखोगे हमेशा कि इनके साथ V5, उनके साथ V1। छोटा सा पॉइंट था, मैंने ऐड कर दिया, हालांकि मैंने प्रोनाउन में भी बताया था। अब आते हैं एक आखिरी स्लाइड ऑफ द डे। ये आखिरी स्लाइड है आज के दिन का, एक बार देखो यहाँ से। अब अभी तक तो हम लोग वर्ब ही डिस्कस कर रहे थे ना, अब बारी है टेंस डिस्कस करने की। एक ही लड़का जो है वो क्वेश्चन सही, फिर टेंस भी तो डिस्कस कर लेते हैं, तब तो अगला क्लास में आकर के फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, लीड करेंगे और एक एक टेंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, देखो तो बेसिकली यहाँ टेंस लिखा हुआ बाबू। टेंस जो होता है, टेंस जो होता है बाबू, उसके ना तीन अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर नीचे को लाइन दिख रहा है। अब कई सारे लोग सोचते हैं क्या इसके नीचे पास्ट लाइन टेंस दिख का रहा पहला है? टेंस है सबसे पहले ये उसको लाइन पढ़ना मतलब हम चाहिए। सोफिस्ट बट बचपन से आज तक सारे टीचर लोग लाइनवा नहीं present लगाओगे करते तो हैं। क्वेश्चन इसके ही पीछे नहीं का कोई पूरा होगा। हाइपोथेटिकल होता है, हाइपोथेटिकल एक coding रीजन। में तो मैं एक रीजन देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। जब कभी भी हम लोग प्रेजेंट में रहते हैं क्वेश्चन तो यहाँ से क्वेश्चन समझा हर सिनेरियोस को सोचना बताएंगे आसान नहीं, लगता है। पहले ट्राई करना। पढ़ाने का तो मैं पास से ही पढ़ा दूँ, पहला क्वेश्चन लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। है। लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस से पढ़ाऊंगा तो पता है समझ 5 अक्षर है आप प्रेजेंट में और रह इधर किसी 5 भी चीज को दिया क्या कर हुआ सकते हो, ऑप्शन, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर यानी हो, वो 5 आप लेटर imagine के करके लिए ये सोच 5 सकते हो। कोड है। लेकिन जो चीजें पास्ट में थी 5 लेटर ना मैं के उस समय लिए था, 5 ना मैं उसका कोड हिस्सा है। था, तो कौन वहां किसका से ही फिर नहीं मैं आगे पता। के बारे में कैसे सोचूंगा, ठीक है, प्रेजेंट के बारे में। उसमें से 5 में से एफ का क्या कोड है? हालांकि ये मैंने आपको आपको यही थोड़ा सा पेडागोजी वाला आंसर दे दिया, शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड। ग्रामेटिकल आंसर इससे नहीं बनेगा, ग्रामेटिकल आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चे टेंस के 3 हिस्सा होता है, एक हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, तीसरा हो गया दिमाग फ्यूचर लगा। टेंस। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा प्लीज ये सोचो, लिख के फिर मत तुम दिखाना सोचवा सर देंगे, फिर ट्रिक को वर्तमान बता काल, देंगे। भूतकाल, भविष्य काल। ना मुझे सच में समझ में आता है ना मैं आपको समझा पाऊंगा कि भूत हो तो वो हो गया पास्ट, तो भूत हम लोग भी बन जाएंगे फिर भाई, अवॉइड करो हिंदी को। अब इन तीनों को 4 अलग अलग हिस्सा में डिवाइड करते हैं हम लोग, सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर इन चारों को 3 अलग अलग टेंसेस में पढ़ा जाए तो कुल मिला के कितने टेंस बनेंगे आपके? सर 12 टेंसेस बनेंगे। और यही वो आंसर है जो मैं आपसे बोल रहा था कि हमारे टीचर बचपन में हमेशा इसी के बारे में आपको इरिटेट करते रहते थे कि बेटा 12 रूल्स पढ़ लो, आपका ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अभी भी मैं इस चीज़ को गलत नहीं ठहराता। अगर आपको लगता है कि सर मेरा ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन बहुत वीक है तो मैं बोलता हूँ ऑक्सफोर्ड का एक आता है वो ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ऐसे करके, अब तो मैं भूल ही गया यार, बचपन में पढ़ते थे उसको हम लोग। और एक और होता है रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, उसमें हालांकि और अच्छे से होता है। मेरे ज़माने में तो वो बहुत ही अच्छा, मेरे ज़माने मतलब मैं बाबा आदम का नहीं हूँ, मैं भी आप ही के समय का हूँ, 5-6 साल सीनियर हो सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ये 2000 एज में बहुत चलता था। मैंने भी एक खरीदा था, मेरे भाई साहब ने पटना से मुझे ला के दिया था रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उनको लगता था उनके भाई को इंग्लिश बोलना नहीं आता, बट उनको क्या पता मैं बचपन से बड़ा तेज था इंग्लिश में। तो चलो कोई नहीं, हाइपोथेटिकल बात हो गई ये। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए वो सारी चीज़ें होती थी। आप अभी भी गूगल का अब तो गूगल हो गया ना, आप सीधा लिखो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो आई फटाक से लिखो नीचे इंग्लिश का ट्रांसलेशन आ जाए, है कि नहीं? तो आप ऐसा नहीं कट एंड पेस्ट मत बनो, जेरोक्स बन के रह जाओगे, खुद से ट्राई करो बोलने। ठीक है बाबू,
तो आज इंस्ट्रक्शन था, अगले सीरीज से आएंगे, स्टार्ट करेंगे एक एक टेंस को। बता दो बाबू, 5 क्लासेस सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट पढ़ोगे, एक क्लास में फ्यूचर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब फ्यूचर टेंस का वजूद बहुत कम बचा है। ठीक है, चलो तो आप लोग जितना भी मैंने बताया रिवीजन कर लेना, पेपर नोट्स भी कर लेना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन, जय हिंद।